स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 फरवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में खुले में मांस बिक्री पर रोक लगा दी गई है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। जी हां, बिहार में अब खुले में मांस बेचना महंगा पड़ सकता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। यह सरकार का कहना है कि खुले में मांस बिक्री से स्वास्थ्य संबंधित खतरे बढ़ते हैं और स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए लाइसेंस, साफ सफाई और फिर निर्धारित स्थान पर ही बिक्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को नियमित जांच और फिर निगरानी के आदेश दिए गए हैं। जिन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और फिर नए कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि आम जनता की सेहत सुरक्षित रह सके। दोस्तों बिहार में दाखिल खारिज के काम के बदले पैसे मांगने के आरोप में एक राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। जब बताया जा रहा है कि वह लोगों से अवैध वसूली कर रहा था और कहता था कि यह पैसा मैम को देना है। यह मामला सामने आते ही प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की और कर्मचारी को हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद पूरे विभाग में हरकंप मच गया है। यह जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इस वसूली में अन्य अधिकारियों की भी संलिप्तता है। यह खास करके संबंधित सीईओ साहिबा की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं और फिर उन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जांच में किसी भी अधिकारी की संलिप्तता सामने आती है तो फिर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों अक्सर यात्रियों को हैरानी होती है कि एक ही ट्रेन के दो अलग अलग नंबर क्यों होते हैं। जी हाँ, अगर आप ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो आप देखते होंगे कि जिस ट्रेन में आप सफ़र कर रहे होंगे उस ट्रेन का नंबर तो आपके पास ज़रूर आता होगा और आपको पता होगा कि इस ट्रेन का नंबर ये है, लेकिन उस ट्रेन में दो नंबर होते हैं जिसकी वजह से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आखिर एक ट्रेन में दो नंबर क्यों होते हैं। दरअसल बात है कि भारतीय रेलवे अप डाउन और फिर डाउन दिशा के लिए अलग अलग नंबर निर्धारित करता है। यानी कि जब ट्रेन एक शहर से दूसरे शहर जाती है तो उसका नंबर होता है और वापसी में दूसरा नंबर होता है। ये व्यवस्था रेलवे संचालन को व्यवस्थित रखने के लिए बनाई गई है। जहाँ अलग अलग नंबर से ट्रैकिंग, समय सारणी और फिर तकनीकी प्रबंधन आसान हो जाता है। जहाँ इससे कंट्रोल रूम और फिर स्टेशन प्रबंधन को दिशा और फिर रूट की स्पष्ट जानकारी मिलती है। हालांकि रोज सफर करने वाले कई यात्री भी इस नियम से अनजान रहते हैं, लेकिन रेलवे के लिए ये व्यवस्था बेहद जरूरी और फिर उपयोगी मानी जाती है। दोस्तों साल 2026 में होली की तारीख पर कंफ्यूजन है। हम आपको भी बताएंगे कि साल 2026 में होली कब। तो साल 2026 में होली की तारीख को लेकर के लोगों के बीच असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। दरअसल पंचांग की गणना, पूर्णिमा तिथि और फिर भद्रकाल के कारण हर साल होलिका दहन और फिर रंगों वाली होली की तारीख को लेकर के भ्रम पैदा हो जाता है। जब पंडितों के अनुसार होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा की रात को किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। जहाँ भद्रकाल का विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि भद्रा में होली का दहन शुभ नहीं माना जाता है। इसी वजह से अलग अलग कैलेंडर में थोड़ा अंतर दिखता है। जहाँ लोगों को सलाह दी गई है कि वे विश्वसनीय पंचांग या फिर स्थानीय मंदिर की घोषणा के अनुसार ही पूजा और फिर उत्सव की तैयारी करें ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो। दोस्तों लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो शेयर करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जहां नेहा सिंह राठौर मूल रूप से है तो बिहार की, लेकिन वे यूपी में रहती है क्योंकि यूपी में उनकी शादी हुई है। जहां उन्होंने मां बहन से जुड़ी हुई गाली वाले एक वीडियो का हवाला देते हुए कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा कि बेटियों की सुरक्षा खतरे में है। नेहा सिंह राठौर ने अपने बयान में कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और फिर सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। जहां उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। जहां वहीं पर समर्थकों और फिर विरोधियों के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग उनके बयान को जरूरी सवाल बता रहे हैं तो फिर कुछ इसे राजनीतिक हमला करार दे रहे हैं। दोस्तों बिहार में रोजगार योजना से महिलाओं की जिंदगी बदली है। जब बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही रोजगार योजनाओं का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। जहाँ कई जिलों में महिलाएं गौपालन, बुटीक, सिलाई, कढ़ाई और फिर ब्यूटी पार्लर जैसे छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करके अपनी आय बढ़ा रही है। जब पहले जो महिलाएं घर तक सीमित थीं, आज वे अपने पैरों पर खड़ी होकर के परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। जहाँ सरकार की सहायता, प्रशिक्षण और फिर आसान
लोन सुविधाओं के कारण स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही है। जहाँ गांव-गांव में डेयरी यूनिट, कपड़ों की दुकान और फिर ब्यूटी सेवाओं का काम शुरू हुआ है, जिससे स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इन योजनाओं की वजह से न सिर्फ महिलाओं की आमदनी बढ़ी है, बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी इजाफा हुआ है। जब परिवार और फिर समाज में उनकी भागीदारी मजबूत हुई है, जिससे सामाजिक बदलाव भी साफ नजर आ रहा है। दोस्तों, रमज़ान कब से शुरू हो रहा है? बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि रमज़ान 18 या 19 फरवरी से है। तो दरअसल बात है कि रमज़ान 2026 की शुरुआत को लेकर के लोगों में उत्साह बनी हुई है। यह इस्लामिक कैलेंडर चांद पर आधारित होता है, इसलिए रमज़ान की शुरुआत चांद देखने पर तय होती है। संभावना जताई जा रही है कि 18 या फिर 19 फरवरी से रमज़ान का पाक महीना शुरू हो सकता है, लेकिन अंतिम फैसला चांद दिखने के बाद ही होगा। रमज़ान का महीना आमतौर पर 29 या फिर 30 दिनों का होता है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं, जिसमें सूर्योदय से पहले सहरी और फिर सूर्यास्त के बाद इफ्तार किया जाता है। जब रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि संयम, इबादत और फिर आत्म शुद्धि का प्रतीक है। ये महीना दान, भाईचारे और फिर नेकी के कामों के लिए खास माना जाता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं और फिर ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। रमज़ान के बाद ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाता है, जो खुशी और फिर आपसी मोहब्बत का प्रतीक है। दोस्तों, बिहार सरकार अब पारंपरिक फसलों के साथ साथ अकोन और फिर तीसी जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती को भी प्रोत्साहित कर रही है। अच्छा, इन फसलों की बाजार में अच्छी मांग है और फिर कम लागत में बेहतर मुनाफा मिलने की संभावना जताई जा रही है। यह सरकार किसानों को बीज, तकनीकी मार्गदर्शन और फिर जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। यह कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि तीसी से तेल और फिर अन्य उत्पाद तैयार होते हैं, जिनकी मांग देश विदेश में है। वहीं पर अकोन की खेती भी औषधि और फिर औद्योगिक उपयोग के कारण किसानों के लिए फायदे का सौदा बन सकती है। इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और फिर किसानों की आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। सरकार का कहना है कि अगर किसान पारंपरिक धान, गेहूं के साथ इन फसलों को अपनाते हैं तो फिर जोखिम भी कम होगा और फिर आय के अतिरिक्त स्रोत भी मिलेंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार में 318 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? जी हाँ, बिहार में मिशन शक्ति के तहत 318 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के बच्चों को सुरक्षित डे केयर सुविधा देना है, ताकि महिलाएं बिना चिंता के काम कर सकें। सरकार का दावा है कि इससे बच्चों के पोषण और फिर देखभाल की व्यवस्था और बेहतर होगी। इन केंद्रों में छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य जाँच और फिर प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा मिलेगी। खास तौर पर गरीब और फिर मजदूर परिवारों की महिलाओं को इससे बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वे अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ करके रोजगार कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और फिर बच्चों के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नए केंद्र खोलने से न केवल बच्चों की देखभाल बेहतर होगी, बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी मजबूती मिलेगी। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा नियमों को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। नए निर्देश के अनुसार यदि कोई छात्र मुख्य परीक्षा के पहले पेपर में बिना वैध कारण अनुपस्थित रहता है तो उसे आगे की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जब बोर्ड ने साफ कर दिया है कि ये नियम अनुशासन और फिर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी और फिर अन्य गंभीर कारणों की स्थिति में छात्रों को जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। ऐसे मामलों में बोर्ड विशेष अनुमति दे सकता है, लेकिन बिना सूचना या फिर उचित कारण के परीक्षा छोड़ना छात्रों के लिए भारी पड़ सकता है। वहीं पर बोर्ड ने अभिभावकों और फिर छात्रों से अपील की है कि वे परीक्षा तिथि और फिर नियमों को गंभीरता से लें, या किसी भी तरह की लापरवाही से पूरा साल प्रभावित हो सकता है। इसलिए समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना बेहद जरूरी है। दोस्तों, बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा आज से शुरू हो रही है, जिसमें करीब 15 लाख छात्र छात्राएं शामिल होंगे। जब परीक्षा को लेकर के बोर्ड ने सख्त निर्देश दे दिया है ताकि नकल और फिर अव्यवस्था पर रोक लगाई जा सके। इस बार जूता मोजा पहन करके परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। छात्रों को चप्पल पहन करके आना होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, घड़ी और फिर अन्य प्रतिबंधित सामान ले जाने की पूरी तरह से रोक रहेगी। परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। वहीं पर बोर्ड प्रशासन ने कहा है कि शांतिपूर्ण और फिर कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। छात्रों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और फिर बिना किसी तनाव के परीक्षा दें।
दोस्तों अभी हम 7 श्रेणी के ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिसको राशन नहीं मिलेगा, यानी कि राशन कार्ड जिसका नहीं बनेगा। जी हाँ, दरअसल बात है कि राशन कार्ड को लेकर के सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब कुछ खास श्रेणी के लोग इस सस्ते राशन का लाभ उठा सकेंगे। जिन परिवारों की आय तय सीमा से ज्यादा है या फिर जिनके पास 4 पहिया गाड़ी है, बड़ा मकान या फिर सरकारी नौकरी है, वो इस योजना के दायरे से बाहर हो सकते हैं। जहाँ सरकार का कहना है कि योजना का लाभ सिर्फ जरूरतमंद और फिर गरीब परिवारों तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। यह पात्रता की जांच के लिए दस्तावेजों की समीक्षा की जा रही है और गलत जानकारी देने वालों पर कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं पर यदि किसी का नाम सूची से यानी कि लिस्ट से हटता है और फिर उसे लगता है कि वे पात्र हैं तो फिर वे संबंधित विभाग में अपील कर सकते हैं। जहाँ सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सही जानकारी दें और फिर नियमों का पालन करें ताकि वास्तविक लाभार्थियों को समय पर राशन मिल सके। दोस्तों आज सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं। जब सूर्य ग्रहण को लेकर के लोगों में काफी उत्सुकता रहती है। जब सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और फिर सूर्य के बीच आ जाता है और फिर सूर्य का कुछ हिस्सा या फिर पूरा हिस्सा ढक जाता है। जब ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का समय और सूतक काल खास माना जाता है, जिसमें पूजा पाठ और फिर शुभ कार्यों से परहेज करने की सलाह दी जाती है। वहीं पर सूतक काल आमतौर पर ग्रहण शुरू होने से कुछ घंटे पहले लग जाता है। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और फिर गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार के कारण लोग इसे विशेष महत्व देते हैं। यह ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और फिर दान का भी प्रचलन है। दोस्तों पाकिस्तान मैच पर ईशान किशन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि खून में बिहार है। दरअसल बात है कि भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन, जो कि बिहार के ही रहने वाले हैं मूल रूप से, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनके खून में बिहार बसता है और जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है तो फिर उनका जज्बा और भी बढ़ जाता है। उन्होंने बताया है कि ऐसे मुकाबले में देश के लिए खेलने का जुनून अलग ही स्तर पर होता है और खिलाड़ी पूरी ताकत झोंक देता है। ईशान किशन ने कहा है कि भारत पाकिस्तान मैच सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा मुकाबला होता है। जब मैदान पर उतरते ही खिलाड़ी का लक्ष्य सिर्फ जीत होता है। जहां उनका बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जहां क्रिकेट प्रेमियों ने भी ईशान किशन के जज्बे की तारीफ की है। जब बिहार के लोग खासतौर पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि उनका खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों रोजगार योजना से बिहार की महिलाओं की जिंदगी बदली है। दरअसल बात यह है कि बिहार में चल रही रोजगार योजनाओं का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। जहां कई महिलाएं गौपालन, ब्यूटी पार्लर और फिर छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करके आत्मनिर्भर बन रही है। जहाँ सरकार की मदद से उन्हें प्रशिक्षण और फिर आर्थिक सहयोग दोनों मिल रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं को लोन, सब्सिडी और फिर मार्गदर्शन दिया जा रहा है जिससे वे अपना खुद का काम शुरू कर सके। वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर इसका सकारात्मक असर देखा जा रहा है। जब महिलाओं का कहना है कि अब वो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर पा रही है। इससे न सिर्फ उनकी आय बढ़ी है बल्कि आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ है। दोस्तों गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर जम करके हमला बोला है। दरअसल बात है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजनीति में जो जैसा बोता है उसे वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ता है। उनके इस बयान को बिहार की मौजूदा सियासत से जोड़ करके देखा जा रहा है। जब गिरिराज सिंह ने बिना नाम लिए पुराने शासनकाल और फिर भ्रष्टाचार के मामलों की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और समय आने पर जवाब भी देती है। जब उनके इस बयान से एक बार फिर से सियासी माहौल गर्मा गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बयान आगामी चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अब देखना होगा कि इस पर राजद की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। दोस्तों बिहार सरकार ने जमीन विवाद के मामले में बड़ा बदलाव किया है। अब किसी भी जमीन संबंधित विवाद की स्थिति में अंचल अधिकारी यानी कि सीओ को सूचना देना अनिवार्य होगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे मामलों में पुलिस की भूमिका क्या होगी और प्रशासन किस तरह कार्रवाई करेगा। जी हाँ, नई व्यवस्था के तहत पहले राजस्व विभाग स्थिति की जांच करेगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। जिससे बेवजह पुलिस हस्तक्षेप और फिर विवाद की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से जमीन विवाद के मामले में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को जल्द न्याय मिलेगा। जहाँ साथ ही प्रशासनिक जवाबदेही भी तय होगी जिससे अनावश्यक तनाव और फिर टकराव को रोका जा सके।
दोस्तों, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के रनवे निर्माण को लेकर के 43 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस परियोजना से क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। रनवे के निर्माण के बाद छोटे और फिर मध्यम आकार के विमानों का संचालन आसान हो जाएगा। इससे व्यापार, पर्यटन और फिर मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से लंबित इस परियोजना को अब तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। सरकार का दावा है कि एयरपोर्ट के विकसित होने से उत्तर बिहार को बड़ा लाभ मिलेगा। जब निवेश बढ़ेगा, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। दोस्तों, गांव में नीट और जेईई की तैयारी के लिए अब मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। जब बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोलने की योजना बनाई है। इन स्कूलों में छात्रों को नीट और फिर जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कराई जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी बड़े शहरों जैसी सुविधा मिल सके। इन मॉडल स्कूलों में आधुनिक लैब, डिजिटल क्लासरूम और फिर विशेषज्ञ शिक्षकों की व्यवस्था होगी। सरकार का उद्देश्य है कि गाँव के प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक कारणों से पीछे ना रहे और फिर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो। इस पहल से ग्रामीण छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में ये कदम बिहार के लिए एक बड़ी पहल माना जा रहा है। दोस्तों, बिहार सरकार अब पारंपरिक फसलों के साथ साथ अकौन और तीसी की खेती को भी प्रोत्साहित कर रही है। जहाँ तीसी की खेती और अकौन की खेती, कृषि विभाग का मानना है कि इन फसलों की बाजार में अच्छी मांग है और कम लागत में किसानों को बेहतर मुनाफा मिल सकता है। सरकार की योजना है कि किसानों को बीज, तकनीकी सलाह और फिर आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे नई फसलों को अपनाने के लिए प्रेरित हों। विशेष रूप से तीसी की खेती से तेल उत्पादन और फिर औद्योगिक उपयोग के कारण आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि फसल विविधीकरण से किसानों की आमदनी स्थिर होगी और जोखिम भी कम होगा। सरकार का दावा है कि ये पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। दोस्तों, होली से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात मिलने वाली है। दरअसल बात यह है कि होली से पहले बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात मिलने की बात सामने आई है। बिहार के वैशाली की जीविका दीदियों ने कहा कि सरकार की योजनाओं की बदौलत वे अब आत्मनिर्भर बन रही है। उनका कहना है कि आज वे अपने दम पर कमाई कर रही है और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रही है। महिलाओं ने बताया है कि छोटे छोटे समूह यानी कि ग्रुप बना करके वे डेयरी, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, खेती और फिर अन्य व्यवसाय चला रही है। इससे गाँव की महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और फिर सामाजिक स्तर पर भी उनकी भागीदारी मजबूत हुई है। यह जीविका समूह का कहना है कि आर्थिक मदद और प्रशिक्षण से उन्हें नई दिशा मिली है। यह त्योहार के मौके पर आय बढ़ने से परिवारों में खुशी का माहौल है और फिर महिलाएं इसे अपने सशक्तिकरण की बड़ी उपलब्धि मान रही है। दोस्तों, इंसानों की तरह अब जमीन का भी आधार कार्ड होगा। जी हाँ, आपने अब तक इंसानों का आधार कार्ड देखा होगा, लेकिन अब जमीनों का भी आधार कार्ड होगा। उनके नंबर भी होंगे, यूनिक नंबर। यह देश में जमीन के रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए अब हर भूखंड को एक यूनिक आईडी देने की तैयारी है। जहाँ इसे आम भाषा में जमीन का आधार कार्ड कहा जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत हर जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, जिसमें मालिकाना हक, रकबा, लोकेशन और फिर अन्य जरूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इस नई प्रणाली का उद्देश्य जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े, दोहरी रजिस्ट्री और कागजी गड़बड़ियों को खत्म करना है। डिजिटल पहचान होने से खरीद बिक्री की प्रक्रिया आसान होगी और लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जब बैंक से लोन लेने में भी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि जमीन का सत्यापन जल्दी हो सकेगा। सरकार का दावा है कि इससे भूमि विवाद कम होंगे और दाखिल खारिज जैसे मामलों में पारदर्शिता आएगी। जमीन का पूरा डेटा एकीकृत होने से प्रशासनिक कामकाज तेज होगा और आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों, चर्चित लैंड फॉर जॉब मामले में अदालत ने लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। जांच एजेंसियों का आरोप है कि नौकरी देने के बदले जमीन ली गई है और नियमों का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट में पेश दस्तावेजों के आधार पर यह मामला अब ट्रायल की ओर बढ़ गया है। जांच एजेंसी का दावा है कि पद का दुरुपयोग करके जमीन हासिल की गई है, जबकि बचाव पक्ष इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रहा है। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई, जिसके बाद आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी हुई है। अब इस मामले में गवाहों की गवाही और सबूतों की जांच के बाद आगे की सुनवाई होगी। यह राजनीतिक रूप से भी ये केस काफी अहम है।
दोस्तों बिहार में बिना टीईटी के अब टीचर बन सकेंगे। जी हाँ, इस फैसले से हरकत मच गया है। दरअसल बात यह है कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके बाद शिक्षा व्यवस्था को लेकर के नई बहस शुरू हो गई है। राज्य सरकार के निर्णय के मुताबिक कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना टीईटी योग्यता के भी शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता खुल सकता है। इस खबर के सामने आते ही अभ्यर्थियों और फिर शिक्षकों के बीच हलचल तेज हो गई है। जहाँ सरकार का कहना है कि ये कदम शिक्षकों की कमी को दूर करने और फिर स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए उठाया गया है। जहाँ कई जिलों में लंबे समय से पद खाली पड़े हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। ऐसे में अस्थायी या वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर यह फैसला लिया गया है। हालांकि विपक्ष और फिर शिक्षक संगठनों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि इससे गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अब देखना होगा कि सरकार इस व्यवस्था को किस रूप से लागू करती है और आगे क्या स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करती है। दोस्तों जमीन विवाद पर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बात है कि बिहार में बढ़ते जमीन विवादों को देखते हुए राज्य सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब जमीन से जुड़े हुए मामले में प्रशासन और फिर पुलिस की भूमिका स्पष्ट कर दी गई है, ताकि अनावश्यक टकराव और हिंसा की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। हालांकि यह खबर आपको केडीवी लाइव के माध्यम से पहले भी दिया गया था, दोबारा दी जा रही है क्योंकि नई अपडेट आई है। जहाँ नए नियमों के तहत अंचल अधिकारी को सूचना देना अनिवार्य किया गया है और बिना प्रशासनिक जानकारी के किसी भी तरह की कार्रवाई से बचने का निर्देश दिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि जमीन विवादों को समय पर सुलझाया जाए और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब न हो। जहां सरकार का दावा है कि इन बदलावों से आम लोगों को राहत मिलेगी और फिर पारदर्शिता बढ़ेगी। जहां वहीं पर विपक्ष का कहना है कि नियमों का सही क्रियान्वयन ही असली परीक्षा होगी। जहां अब सबकी नजर इस बात पर है कि जमीनी स्तर पर इन नियमों का कितना असर दिखता है। दोस्तों बिहार में जमीन से जुड़े गड़बड़ झाले को खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जब बिहार भूमि पोर्टल पर 8 घंटे तक विशेष अभियान चला करके 11 लाख से अधिक जमाबंदियों के रकबे में सुधार किया गया है। लंबे समय से लोग जमीन के कागजात में गलत एंट्री और फिर क्षेत्रफल की गलतियों से परेशान थे। जब राजस्व विभाग के इस महा ऑपरेशन के दौरान तकनीकी टीम ने डेटा की गहन जांच की है और फिर रिकॉर्ड को अपडेट किया है। सरकार का कहना है कि इससे जमीन की खरीद बिक्री, दाखिल खारिज और फिर अन्य प्रक्रियाएं ज्यादा पारदर्शी और फिर आसान होंगी। साथ ही फर्जीवाड़े और फिर दोहरे एंट्री पर भी रोक लगेगी। अधिकारियों के मुताबिक ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिन लोगों के कागजों में अब भी गड़बड़ी है वह ऑनलाइन पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सरकार का दावा है कि जमीन से जुड़े हुए विवादों में अब कमी आएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पूर्णिया में 100 साल बाद नई रेल लाइन की शुरुआत हो रही है। दरअसल बिहार के पूर्णिया और सीमांचल इलाके के लिए बड़ी खबर है। करीब 100 साल बाद यहां पर नई रेल पटरी बिछाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रस्तावित जलालगढ़ किशनगंज रेल लाइन को रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये चिकन नेक क्षेत्र के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार करेगी। जहाँ इससे उत्तर पूर्व भारत से जुड़े कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। इस परियोजना के तहत 8 नए रेलवे स्टेशनों का प्रस्ताव भी सामने आया है। जहाँ इससे सीमांचल के कई गांवों और फिर कस्बों को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जहां स्थानीय लोगों को यात्रा में सहूलियत मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये लाइन सिर्फ परिवहन सुविधा नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में ये मार्ग देश की पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी को और सुरक्षित और फिर मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। दोस्तों बिहार की सियासत में एक नई चर्चा तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक बीजेपी अब भविष्य की रणनीति पर काम कर रही है और फिर नितिन नवीन को संभावित नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ाने की तैयारी कर सकती है। माना जा रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर प्रोजेक्ट करने की अंदर खाने चर्चा चल रही है। जब राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन और फिर नेतृत्व दोनों स्तर पर नई पटकथा लिख रही है। जब नितिन नवीन को युवा चेहरा और फिर संगठन में मजबूत पकड़ वाला नेता माना जाता है, जिससे पार्टी नए समीकरण साधने की कोशिश कर सकती है। हालांकि पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बिहार की राजनीति में यह संकेत बताता है कि आने वाले समय में सत्ता समीकरण और फिर नेतृत्व को लेकर के बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों पूर्णिया में पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसका आपराधिक इतिहास सुनकर के लोग हैरान हैं। बताया जा रहा है कि वह पहले एटीएम चोरी के मामले में शामिल रह चुका था, जब बाद में उसने खुद को सुधारते हुए एक निजी अस्पताल का संचालन शुरू किया, लेकिन चोरी की आदत उसे छूट न सकी। जब पुलिस के अनुसार आरोपी दोबारा चोरी की घटनाओं में शामिल पाया गया। जाँच के दौरान उसके खिलाफ पुराने मामलों की फाइलें भी खंगाली गई। जब पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं और पुलिस अब उसके नेटवर्क की भी जांच कर रही है। पूर्णिया पुलिस का कहना है कि चाहे
कोई कितनी भी नई पहचान बना ले, यह कानून से बच नहीं सकता। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और फिर अन्य संभावित साथियों की तलाश भी की जा रही है। दोस्तों, बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। अब रजिस्टर्ड से पहले ही खरीदार को जमीन से जुड़े हुए पूरी जानकारी घर बैठे उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए बिहार भूमि पोर्टल को और फिर सशक्त बनाया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बढ़े और फिर धोखाधड़ी पर रोक लगे। नई व्यवस्था के तहत अंचल अधिकारी यानी कि सीईओ को जिम्मेदार बनाया गया है कि जमीन की स्थिति, मालिकाना हक, विवाद या फिर बकाया से जुड़ी सभी जानकारी सही तरीके से उपलब्ध कराई जाए। इससे फर्जी दस्तावेज और फिर दोहरी बिक्री जैसे मामलों पर अंकुश लगेगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और फिर सुरक्षित बनेगी, जहां आम लोगों को अब जमीन खरीदते समय कम भागदौड़ और फिर कम जोखिम का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, बिहार में 33 लाख राशन कार्ड रद्द करने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए बिहार में लगभग 33 लाख राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच में पाया गया है कि कई ऐसे लोग भी सस्ते अनाज योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब विभाग ने ऐसे लाभार्थियों की पहचान करके कार्रवाई तेज कर दी है। आपको पता होगा कि राशन सिर्फ गरीब लोगों को दिया जाता है, इसमें कुछ अमीर लोग भी राशन का लाभ उठा रहे थे, लेकिन अब इसका नाम कट जाएगा। सरकार का कहना है कि राशन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और फिर सही लोगों तक अनाज पहुंचाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। जिन लोगों की आय तय सीमा से अधिक या फिर जिन्हें गलत जानकारी देकर के कार्ड बनवाया है जिन्होंने, उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा या लिस्ट से हटा दिया जाएगा। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जांच प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी। जरूरतमंद और फिर गरीब परिवारों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों, रामविलास पासवान पर बयान से बिहार में सियासी बवाल मच गया है। दरअसल बात है कि दिवंगत नेता रामविलास पासवान को लेकर के एक आरजेडी विधायक के बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। बयान को विपक्षी दलों ने विवादित बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है, जिसके बाद मामला तुल पकड़ा गया है। जब भाजपा और फिर अन्य नेताओं ने इसे असम्मानजनक बताते हुए माफी की मांग की है। जहां वहीं पर आरजेडी की ओर से सफाई दी गई है कि बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। इस मुद्दे पर विधानसभा के अंदर और फिर बाहर दोनों जगह सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल में इस तरह के बयान अक्सर बड़े विवाद का रूप ले लेते हैं। अब देखना होगा कि ये मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर आगे और राजनीतिक असर दिखाता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किशनगंज वासियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि किशनगंज में मार्च में बल्ला गूंजने लगेगा। गेंद का रोमांच आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि किशनगंज प्रीमियर लीग सीजन 4 की तैयारी तेज हो गई है। बहुत जल्द इसकी शुरुआत होने वाली है, यानी केपीएल। जी हाँ, किशनगंज के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किशनगंज प्रीमियर लीग यानी कि केपीएल का चौथा सीजन मार्च महीने से शुरू होने जा रहा है। जहाँ लीग की आधिकारिक तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा, लेकिन तैयारियां जोरों पर है। रविवार को केपीएल समिति और फिर सभी फ्रेंचाइजी टीमों के बीच एक अहम बैठक हुई, जिसमें आयोजन की पूरी रूपरेखा पर चर्चा की गई। जहां इस बार लीग नए मैदान पर खेली जाएगी। केपीएल के एडमिनिस्ट्रेटर संजय जैन ने बताया है कि रुईधासा मैदान में इस समय आर्मी कैंप लगने के कारण मैचों का आयोजन लहरा चौक स्थित मैदान में किया जाएगा। जब पिछले तीनों सीजन ऐतिहासिक रुईधासा मैदान में सफलतापूर्वक संपन्न हुए थे, लेकिन इस बार बदलाव के साथ नया जोश देखने को मिल रहा है। आयोजकों का कहना है कि मैदान भले बदला है, लेकिन दर्शकों का उत्साह पहले जैसा ही रहेगा। उम्मीद की जा रही है कि लहरा चौक मैदान भी दर्शकों से खचाखच भरा रहेगा। केपीएल यानी कि किशनगंज प्रीमियर लीग अब बिहार के बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। इसका आयोजन आईपीएल की तरह ही किया जाता है, जिससे स्थानीय स्तर पर भी पेशेवर माहौल बनता है। सीजन 4 में कुल 10 टीमें हिस्सा लेगी, जिससे मुकाबला और भी रोमांचक होने की उम्मीद है। इस बार प्लेइंग 11 की संरचना खास रखी गई है। हर टीम में 7 खिलाड़ी किशनगंज जिले के होंगे, जबकि 4 खिलाड़ी बिहार रणजी और फिर राज्य स्तरीय क्रिकेट में शामिल किए जाएंगे। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिलेगा और राज्य स्तरीय खिलाड़ियों की मौजूदगी से खेल का स्तर भी ऊंचा होगा। वहीं पर बैठक में केपीएल मैनेजमेंट कमेटी के कई प्रमुख सदस्य मौजूद रहे। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर संजय जैन, सचिव परवेज आलम गुड्डू, चेयरमैन दीपक शर्मा, कोऑर्डिनेटर तारिक इकबाल, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार, श्याम सुखा, ज्वाइंट सेक्रेटरी मनोज गट्टानी, प्रमोद कुमार, पप्पू, उसके बाद एग्जीक्यूटिव मेंबर फैज और फिर प्रसन्नजीत के डे शामिल थे। वहीं पर सभी ने मिलकर के सीजन 4 को भव्य और फिर सफल बनाने का संकल्प लिया है। अब क्रिकेट प्रेमियों की नजरें आधिकारिक तारीखों के ऐलान पर टिकी है, जहां मार्च में एक बार फिर से किशनगंज में बल्ले और गेंद की गूंज सुनाई देगी।
दोस्तों पूर्णिया से एक ऐसी ठगी की खबर सामने आई है जिसको सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि इस तरह की ठगी शायद ही कभी आपने सुनी होगी। आपको बता दूं कि पूर्णिया में सऊदी रियाल के लालच में एक कारोबारी को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। महज 1.5 लाख रुपए में 1.25 लाख के रियाल देने का झांसा दिया गया और जब बंडल खुला तो उसमें करेंसी नहीं साबुन और कागज निकले। ये सिर्फ ठगी नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से जालसाजी का मामला है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि उसके साथी की तलाश जारी है। जब पूर्णिया में विदेशी करेंसी के नाम पर 1.5 लाख रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शातिर जालसाज ने सऊदी अरब के रियाल सस्ते दाम पर देने का लालच देकर के मेडिकल शॉप संचालक को अपना शिकार बना दिया। जहाँ आरोपी ने दावा किया है कि उसके पास 1.25 लाख रुपए के मूल्य के रियाल हैं जिन्हें वह मात्र 1.5 लाख रुपए में बेच देगा। जब मामला के नगर थाना क्षेत्र का है। थाना अध्यक्ष अजय कुमार अजनबी के अनुसार पीड़ित इस्माइल आलम ने लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने बताया है कि 2 फरवरी को काझा चौक स्थित एक चाय दुकान पर उनकी मुलाकात मोहम्मद फिरदौस नामक युवक से हुई। जब बातचीत के दौरान आरोपी ने सऊदी रियाल बेचने का प्रस्ताव रखा और भरोसा दिया है कि सौदा पूरी तरह से सुरक्षित है। जी हाँ, आपको बता दें कि 10 फरवरी को दोनों के बीच सौदा तय हुआ। इस्माइल आलम ने काझा चौक पर आरोपी को 1.5 लाख रुपए नकद दे दिए। बदले में आरोपी ने कागज में लिपटा एक बंडल थमा दिया और जल्दी वहां से निकलने की बात कही। घबराहट और जल्दबाजी में पीड़ित ने मौके पर बंडल नहीं खोला। घर पहुंच करके जब पैकेट खोला तो अंदर रियाल की जगह साबुन की टिकिया और सादे कागज के बंडल मिले। जब अपने साथ ठगी होने का एहसास होते ही पीड़ित ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और 13 फरवरी को सूचना मिली कि वह मीरगंज क्षेत्र के एक गांव में छिपा है। ग्रामीणों की मदद से उसे पकड़ करके पुलिस के हवाले किया गया। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद फिरदौस उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है और पिछले कुछ महीने से पूर्णिया में किराए पर रह रहा था। जब पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह एक गिरोह के साथ मिलकर के लोगों को विदेशी करेंसी का लालच देकर के इस तरह से ठगता था। जब उसका एक साथी नानू रकम को लेकर के फरार हो गया। जब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और फिर फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है। यह घटना एक बार फिर से सावधान रह करती है कि सस्ते सौदे का लालच भारी पड़ सकता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि विदेशी मुद्रा या फिर बड़े लेन देन के मामले में सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हमारे देश में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैल रही है उसकी वजह कुछ ऐसी भाषण है जिसकी वजह से मुसलमान के प्रति अन्य समुदाय में जहर घुल रही है। जब मुसलमान को हैट नज़र से देखा जाता है, तरह तरह के जुल्म होते हैं, कहीं मॉब लिंचिंग होती है तो कहीं परेशान किया जाता है, कहीं पिटाई की जाती है। इन्हीं में से एक स्पीच है 15 मिनट। 2012 में तेलंगाना में अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह भाषण दिया था। उन्होंने विवादित अंदाज में कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो हालात बदल सकते हैं। जब उनके बाद से लगातार पार्टी के नेताओं की तरफ से सार्वजनिक मंचों से भाषणों से में 15 मिनट बोल के लोगों को याद दिलाते हैं। ये सच है कि इस तरह के भाषण के बाद अन्य समुदाय के दिल में मुसलमानों के प्रति नफरत फैलती जा रही है। अब हाल फिलहाल ही हैदराबाद के कार्यक्रम में मुंबरा की नवनिर्वाचित पार्षद शहर यूनिस ने मंच से कहा कि 2 मिनट की नहीं 15 मिनट की शांति चाहिए। इस बयान के बाद राजनीति फिर से गर्मा गई है, यह क्योंकि 15 मिनट वाला जुमला पहले से ही एक पुराने विवाद बयान से जुड़ा रहा है। ऐसे में इस शब्द के दोहराए जाने से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भले ही मंच से शांति की बात कही गई हो, लेकिन 15 मिनट शब्द अपने पुराने संदर्भ के कारण संवेदनशील माना जाता है। जब इसे बड़ी भीड़ के सामने दोहराया जाता है तो दूसरे समुदाय के लोगों में गलत संदेश जा सकता है। जब कुछ लोग इसे शक्ति प्रदर्शन या फिर टकराव की भाषा के रूप में भी देख सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान से समाज में अविश्वास बढ़ सकता है। सोशल मीडिया पर भी इस तरह के शब्दों को लेकर के बहस और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। विरोधी दल इसे तुरंत मुद्दा बना करके ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगते हैं।
कई बार नेताओं के बयान का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। रोजगार, व्यापार और सामाजिक रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि पूरे समुदाय को एक नज़र से देखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जो समाज में पहले से मौजूद तनाव और गहरा हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी ज़रूर है, लेकिन शब्दों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर शांति और भाईचारे का संदेश देना है तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे भरोसा मजबूत हो, ना कि पुराने विवाद दोबारा जीवित हो। फिलहाल 15 मिनट वाले बयान को लेकर के चर्चा जारी है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि संबंधित नेताओं या फिर पार्टी इस पर क्या सफाई देती है और क्या इस तरह के बयान भविष्य में सियासी रणनीति का हिस्सा बनते हैं या फिर इससे दूरी बनाई जाती है।